वेलकम एवरीवन। तो जो मेंस 2026 अटेम्प्ट करना चाहते हैं, ठीक है, 2026 यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पर एक बहुत यूनिक, ठीक है, ये एक यूनिक आइडिया है, एक यूनिक प्रैक्टिस है कि टॉपर्स के द्वारा, वो भी वो टॉपर जिन्होंने 2-3 अटेम्प्ट दिए हुए हैं और उसके बाद उनके अगर मेंस निकला है, तो वहाँ से हमें एक क्लियर व्यू मिलता है कि भैया इन्होंने जो AIR 1 है शक्ति दुबे, इन्होंने 2022 में क्या गलती की और 2023 में क्या गलती की मेंस में, 2024 में उन्होंने कैसे इंप्रूव किया, समझ रहे हो। तो ये आइडिया लेने के लिए सक्सेसिव इम्प्रूवमेंट को एनालाइज करने की ये हमारी सीरीज़ है। आप डेली इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे अभी हम शक्ति दुबे जी के, ठीक है, आंसर को यहाँ पे एनालाइज करेंगे। ये सिर्फ ना एनालिसिस की सीरीज़ है, बल्कि इनके आंसर से कुछ अच्छा कंटेंट हम एक्सट्रैक्ट भी करते हैं, ठीक है, टॉपर्स के आंसर से। और साथ में ये भी देखते हैं कि भैया कुछ हिडन क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी के क्वेश्चंस में, ठीक है, जो भी उन्होंने क्वेश्चन दे के रखे हैं, उन हिडन पार्ट्स को कैसे एड्रेस यूपीएससी के टॉपर्स के द्वारा किया जाता है, और यूपीएससी के टॉपर्स ने भी कौन सी ऐसी मिस्टेक की है ना। मोर देन नोइंग कि आंसर कैसे लिखें, ये इस चीज़ की सीरीज है कि आंसर कैसे ना लिखें। यही मैं इसके थंबनेल भी रखूंगा आज तो, ठीक है। शुरू करते हैं। 2022 का देखिए, इन्होंने ये अटेम्प्ट किया हुआ है। क्वेश्चन है जीएस, ठीक है, GS 2 का। डिस्कस द रोल प्लेड बाय डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, बेसिकली ईडी की बात कर रहा है ये, इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड वायलेशंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉस। सिंपल सा ये क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है, आपको यहाँ सबसे पहले रोल बताना है, फिर डिस्कस यहाँ पे जहाँ पूछा हुआ है, समझ रहे हो। डिस्कस का मतलब चर्चा करना होता है। चर्चा में क्या चीज़ होती है? चर्चा में आपके एक थीसिस आती है, एंटी थीसिस आती है ना। चर्चा तभी तो होती है, आप कुछ बोलेंगे, आपके ऑपोजिशन में कुछ बोला जाएगा। दैट मीन्स आपको इसमें एक क्रिटिकल व्यू पॉइंट भी देना है कि भैया इसका ये रोल है और रोल्स में ये कुछ प्रॉब्लम्स है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका एक रफ सा स्केलेटन टाइप का एक आंसर है इसका बनाया जाए, तो आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं कि जो ईडी है, इट इज़ बेसिकली एन एग्जीक्यूटिव ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो कि इंडिया में, ठीक है, जो मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड इश्यूज हैं, है ना, इन सब चीज़ों को वो जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। और इसमें एक यूनिक चीज़ आप जो डाल सकते हैं वो ये कि आप एक बॉक्स बना करके, सिंपल सा एक छोटा सा साइड में बॉक्स बना करके ये वो सारे लॉज लिख सकते हैं कि द रोल कवर्ड अंडर द लॉज, ऐसे करके एक हाईलाइट, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा एक एनरिचमेंट हो जाएगा, ठीक। वो कौन कौन से लॉज है? PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसके तहत ईडी को पावर मिली हुई है। आपका फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, इसके तहत ईडी को पावर मिली हुई है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, एक होता है FCRA, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, एक होता है FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब इसके बेसिक्स अगर आपको नहीं पता है तो वो अलग बात है, लेकिन अभी के लिए समझो कि FEMA, उसके तहत भी ईडी के पास पावर्स आती है इन सब चीज़ों का, है ना। तो या फिर अगर आपको इसमें इंट्रो लिखना है, डायरेक्टली आप इंट्रो के लिए 2023 में जो PMLA में अमेंडमेंट हुए हैं, ठीक है, उसका रेफरेंस दे करके भी, विनीत नारायण केस वगैरह, इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनका रेफरेंस दे करके भी आप इसमें इंट्रो स्टार्ट कर सकते हैं। सिंपल सा ये क्वेश्चन था। रोल आपको वही बताना है। कौन कौन से रोल? भैया इन्वेस्टिगेटिव रोल है इसका, पर्सनल, है ना। दूसरा कि ईडी का अपना ईडी कोर्ट भी होते हैं, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए स्पेशल कोर्ट्स होते हैं ईडी के, फास्ट ट्रायल्स करने के लिए। तो वो जो ट्रायल कोर्ट्स हैं वो भी ईडी इस्टेब्लिश करता है, समझ रहे हो। बाकी ये जो है ना सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करते हैं, बल्कि एक सर्वेलांस का काम भी ये करते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग पे ईडी के, है ना, ईडी जो है मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग सर्वेलांस की एजेंसी के तौर पे भी काम करते हैं, है ना। और इस तरीके के जो वेरियस रोल्स हैं उन्हें यहाँ पे आप आगे बता सकते हैं। इन्वेस्टिगेटिव रोल हो गए, है ना, इवन पनिशमेंट का, कन्फिस्केशन ऑफ द प्रॉपर्टीज एटसेट्रा, इन सब चीज़ों का। और फिर आपने ये बॉक्स तो बना ही दिया है, इसमें आपका एक पहला पेज पूरा फुल हो जाता है। आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि इसमें आपको इश्यूज भी रेज करने हैं। वो इश्यूज क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल, ईडी का जो कन्विक्शन रेट है, हर बार जब भी आपको एनालाइज करना हो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को, तो उसका कन्विक्शन रेट को हमेशा लिखना, अपने हिसाब से कुछ भी लिख देना कन्विक्शन रेट। क्योंकि ईडी का भी, है ना, नॉर्मली जो ईडी हो गया, CBI वगैरह हो गया, इनका जो कन्विक्शन रेट है ये बहुत कम होता
है ना। फॉर एग्जांपल ईडी के जो कन्विक्शन रेट है ये 2% से भी कम है, इतना कम इनका कन्विक्शन रेट है, लो कन्विक्शन रेट। दैट मीन्स फेक केसेस जो लॉन्च किए जाते हैं उसके चांसेस ज़्यादा है। दूसरा कि पॉलिटिकल एलिगेशंस, है ना, एलिगेशंस ऑफ पॉलिटिकल मिसयूज़। आप एग्जांपल इसमें दे सकते हैं कि जो दिल्ली सीएम है ना, एक्स दिल्ली सीएम है, उन पे इस तरीके के जो पॉलिटिकल मिसयूज़ के आरोप हैं वो हाईलाइट हुए हैं। और या फिर आप सीता सोरेन केस, या फिर जो ये ठीक है झारखंड वाला केस था, इन सब केसेस का जो है आप हेमंत सोरेन, सीता सोरेन, झारखंड का जेएमएम ब्राइबरी केस एटसेट्रा, इन सब चीज़ों का आप रेफरेंस दे करके इसमें बता सकते हैं कि पॉलिटिकल मिसयूज होता है, लो इनका कन्विक्शन रेट है, और जो इन्वेस्टिगेशन है ना, फेयर इन्वेस्टिगेशन पे जो है एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेज होता है। वो क्या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि इट इज़ सपोज टू बी एन इंडिपेंडेंट एजेंसी, yet it is under overarching control of the फाइनेंस मिनिस्ट्री। अगली बात यह है कि कोई भी इंडिपेंडेंट एजेंसी, कोई भी इंडिपेंडेंट कमेटी नहीं बनाई गई है ईडी के हेड को ठीक है अपॉइंट करने के लिए। ईडी का जो डायरेक्टर होता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टर, तो वो ईडी के जो हेड हैं दे आर बेसिकली चोजन बाय द गवर्नमेंट, समझ रहे हो। तो ये कुछ एक इश्यूज हैं, और बाद में आप इसमें जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल विनीत नारायण केस एटसेट्रा, इन सब केसेस का थोड़ा हवाला देते हुए आप कह सकते हैं कि इस तरीके की जो एजेंसीज हैं उनका इंडिपेंडेंटली काम करना जरूरी है। इन्होंने देखिए यहाँ क्या है ना, क्या बजट की हुई है, देखिए ज़रा, जिस वजह से उस अटेम्प्ट में इनका AIR-1 का सिलेक्शन नहीं हो पाया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन, ब्ला 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 ब्ला, इतना लंबा इंट्रो नहीं लिखना है, सिंपल बात है ना। स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ ईडी नहीं पूछा ही नहीं, अच्छा बनाया इन्होंने भी वही है, लेकिन मैंने कहा था कि ऐसी जब भी आपने चीज़ ऐसी चीज़ लिखनी हो जो कि बहुत कोर पॉइंट नहीं है, तो उसे ऐसे नहीं लिखना है इतना, है ना, इतना ये डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है। बॉक्स के अंदर लिखो छोटा सा, है ना, सिंपल लिखना था आपको। PMLA एक्ट, है ना, फेमा एक्ट, है ना, ये फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, इन्होंने भी वही लिखा हुआ है इसमें। रोल ऑफ ईडी अब आया विद रिगार्ड टू मनी लॉन्ड्रिंग, PMLA प्रोवाइडर्स क्या क्या ये लिखा हुआ है ना, ये क्या है, ट्रेस द एसेट्स डिराइव्ड फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, प्रोसिक्यूट द ऑफेंडर्स, है ना, कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी एटसेट्रा, वही। विद रिगार्ड टू वायलेशन ऑफ फेमा एम्पावर्स ईडी टू इन्वेस्टिगेट। इन्होंने अच्छा यहाँ पे ये किया कि इन्होंने दो हिस्से यहाँ पे बना दिए कि भैया फेमा के ये है और ठीक है और ये PMLA से रिलेटेड ये है। हेंस स्ट्रेंथनिंग द ईडी इज एन एसेंशियल टास्क। नहीं, ये जो है इधर आना था नीचे, है ना, वे फॉरवर्ड ऊपर आना था, और इतना बड़ा वे फॉरवर्ड नहीं लिखते हैं। अपॉइंटमेंट शुड बी डन, है ना, ये लिखा इन्होंने भी वही है, लेकिन देखिए कितना इन्होंने बहुत ही ओवरवेलमिंग तरीके से ये लिखा हुआ है। एक तरीके से पहले ही देख के आपको लग रहा है कि नहीं नहीं यार पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। फिर इनके 2023 की कॉपी में आते हैं ज़रा, दो है ना, क्वेश्चन है 2023 का। ये थोड़ी लंबी ये वीडियोस रहेंगी क्योंकि हम इसमें बहुत ब्रॉड एनालिसिस कर रहे हैं। 2023 का ये क्वेश्चन है कि इंडियाज़ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज वॉन बाय द एफर्ट्स एंड सेक्रीफाइसेस ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। In this context, discuss the contributions of tribal women in national freedom struggle. एक बड़ी गलती जो यहाँ पे नॉर्मली लोग करते हैं वो ये कि वो अज्यूम कर लेते हैं कि क्वेश्चन सिर्फ ये है। नहीं, क्वेश्चन ये भी है, आपको बताना है कि डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी का एफर्ट और सेक्रीफाइसेस रहे हैं। अगले पेज में आना था कि ट्राइबल वुमन का क्या रोल है, समझ रहे हो। दो हिस्से हैं, अब देखते हैं इन्होंने कैसे अटेम्प्ट किया। लेकिन आप जो है इसमें इन्होंने यही जो, हाँ अच्छी बात इन्होंने ये की, यहाँ देखिए ये एक ऑप्शनल टाइप का, मैं भी यही सजेस्ट करने वाला था। आप कोई भी स्कॉलर, मान लो रोमिला थापड़ हो गया, बिपिन चंद्रा हो गया, किसी का भी ऐसे ही रैंडम रेफरेंस लेकर के आप कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू बिपिन चंद्रा या फिर समवन एल्स, इंडियाज़ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज नॉट जस्ट अ स्ट्रगल फॉर द एक्सचेंज ऑफ पावर, but it was an overarching movement to create a counter hegemony involving different sections of the society। फिर है ना, एक सिंपल सा ऐसा इंट्रो देख करके आप जो है बता सकते हैं, या फिर एक फ्लो चार्ट बना करके, कि डिफरेंट सेक्शंस का क्या क्या रोल रहा है। पहले आपको बताना है कि हाँ ठीक है, मिडिल क्लास का क्या रोल रहा है। तो मिडिल क्लास के जो एलीट थे
इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है ना, वो आप सारे इसमें सबका इसमें वो चीज़ लिख सकते हैं कि बंगाल रेनेसां एटसेट्रा। आप इसमें इस तरीके से फ्लो चार्ट बना सकते हैं। मिडिल क्लास का रोल बंगाल रेनेसां है ना, नीचे आप अर्ली जो ठीक है अर्ली इंडियन नेशनल कांग्रेस का मूवमेंट था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मॉडरेट्स एटसेट्रा है ना, मॉडरेट का स्ट्रगल, दे वर बेसिकली लेड बाय द मिडिल क्लास। आप इसमें एग्जांपल इस तरीके से दे सकते हैं। फिर देखिए फार्मर्स का भी रोल था इसमें, आप है ना लिख सकते हैं चंपारण का मूवमेंट हो गया है ना, और आपके खेड़ा सत्याग्रह हो गए, बाकी जितने भी मूवमेंट आपको मालूम है फार्मर मूवमेंट एटसेट्रा, ये सब चीज़ें वहाँ पे लिखी जा सकती है। फिर आप वुमन, नॉर्मल वुमन का इसमें रेफरेंस दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल सरोजनी नायडू एंड आपके ठीक है जो एनी बेसेंट एटसेट्रा है, दे वर प्लेइंग द लीडिंग रोल इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो है ना इस तरीके से कोई और एग्जांपल्स वगैरह बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है ना, मार्गरेट कजन्स हो गए, बाकी सारे है ना, जो भी रमाबाई वो हो गए है ना, तो इस तरीके के रमाबाई रनड़े एटसेट्रा, पंडिता रखमाबाई एटसेट्रा, इन सब चीज़ों का, पंडिता रमाबाई है ना, तो इस तरीके के जो जो एग्जांपल्स हैं पहले आपको वो देने हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। वर्कर्स का भी आपको इसमें रेफरेंस देना है, 1929 के जो स्ट्राइक्स वगैरह हुए थे है ना, वो सब चीज़ों का रेफरेंस दे करके नेक्स्ट पेज में आई बिलीव कि आना था कि ट्राइबल वुमन का क्या क्या रोल रहा है। फिर आप उसको भी दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है ना, देखिए आंसर लिखने का बेहतरीन तरीका मैंने यही समझा है कि कितना आप डिफरेंशिएशन कर पाते हैं, कितना क्लियरली लिख पाते हैं। तो जब आप ट्राइबल वुमन को भी लिख रहे थे, आप लिख सकते हैं मेनलैंड ट्राइबल वुमन, दूसरा योर फ्रंटियर ट्राइबल वुमन। मेनलैंड ट्राइबल वुमन में आपके कुछ इस तरीके की वो आएंगे, जैसे सन्यासी रिवोल्ट हो गया, उसमें ट्राइबल वुमन का कंट्रीब्यूशन था। अभी मैं नाम उसका ठीक है उनका डायरेक्टली अभी यहाँ पे भूल रहा हूँ, तो वो सब चीज़ें हो गई। पाइका जो रेबेलियन था उसमें भी वुमन का रोल था है ना। हाँ, तो ये सब चीज़ों का आप जो है इसमें भील हो गया, गोंड हो गया, इन सब में वुमन का इम्पोर्टेंट है ना, ट्राइबल वुमन का इम्पोर्टेंट रोल रहा है। ठीक है, फिर देखिए आप कंकलता बारवा एटसेट्रा इनका एग्जांपल दे सकते हैं। और वो जो मणिपुर से थे, अभी मैं एग्जैक्टली एकदम से पॉइंट पे मुझे है ना, मैं एकदम नाम ही स्किप हो जाते हैं कई बार है ना, तो इस तरीके के जो चीज़ें थी, अरे जिन्हें पहाड़ों की राजकुमारी भी गांधी जी ने कहा था, मैं उनका एकदम से पता नहीं क्यों मैं नाम बोल रहा हूँ, शी इज़ वेरी फेमस, हेराका मूवमेंट से वो संबंध रखती थी। ठीक है, गाइफाऊ जादूनांग उनके जो है उनके लीडर थे, उनके अंडर उन्होंने काम किया। किसी को याद आ रहा है तो यार कमेंट सेक्शन में बोल दो, मुझे पता नहीं ये याददाश्त में क्या ऐसा हो गया है कि जो चीज़ जहाँ ज़रूरी है वही चीज़ वहाँ से भूल जाता हूँ मैं है ना। अब माइंडसेट भी ऐसा हो गया है कि छोड़ो यार कौन चीज़ों को उतना याद करे, लेकिन लकीली जब पेपर खुद लिखना होता है उस टाइम पे चीज़ें याद आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ों का एग्जाम्पल इसमें दिया जा सकता था। एक स्ट्रक्चर ये हो सकता है। इन्होंने भी सेम इसमें किया हुआ है कि वुमेन मूवमेंट इस तरीके से, ट्राइबल मूवमेंट, हालांकि इन्होंने पहले पेज को उतना भरा नहीं है ना, पूरा नहीं भरा है। ठीक है, ये भी एक ठीक है कि इन्वॉल्व वेरियस वो ठीक है। अब क्योंकि अब इनका इम्प्रूव भी हो गया था 2022 में, देखिए आंसर ऐसा इनका था, 2023 में आंसर बिट इम्प्रूव्ड है ना, ट्राइबल वुमेन का पार्टिसिपेशन। फिर यहाँ लिखा हुआ है रानी गायदेन लियो, इनका नाम मैं यहाँ पे भूल गया, सिविल डिसोबीडियंस में इनका है ना। देवी चौधरानी जो है ये आपके ये थे, वो उसमें क्या कहते हैं, अरे भाई ये इंडिगो रिवोल्ट में नहीं थी, देवी चौधरानी आपके सन्यासी रिवोल्ट में थी। ठीक है, तो ये भी इनका फैक्ट देखिए, फैक्चुअली अब देखिए इन्होंने लिखे दो ही वो चीज़ है। जब भी आपके पास कंटेंट की कमी हो तो ऐसे मत फालतू की घुसियाँ मत लिखिए है ना, कंटेंट की कमी हो डिफरेंशिएशन कीजिए। नॉर्मल एक साइड, एटलीस्ट एक साइड, मान लो आपको मेनलैंड के उतने पता नहीं है, देवी चौधरानी खैर ये पता है, एटलीस्ट एक साइड में आप जनरल कंटेंट लिख सकते हैं कि भैया आपके पाइका रेबेलियन में गोंड हो गया, भील हो गया, इन सब रेबेलियंस में वुमेन का ऐसे ऐसे रोल था है ना। तो ये आप एक साइड जनरल लिख सकते थे, दूसरी साइड तो आपकी रानी गाइदिंलियो हो गई है ना, कंकलता बारवा हो गई, और हाँ बाकी एक दो अगर आपको याद आ रहे हैं तो इन सब का नाम वहाँ पे लिखा जा सकता था। बाकी आप कुछ जनरल पॉइंट्स भी लिख सकते हैं है ना। हाँ, तो ये सब चीज़ें होती है। जैसे इस बार उन्होंने ज्योतिबा फुले पे क्वेश्चन पूछ लिया था, मुझे
हाँ, वहाँ पे माइंड एकदम से ऐसा ब्लैंक हो गया। कई बार ऐसा आ जाता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सीधा-सा क्वेश्चन होगा, लेकिन आप माइंड आपका ब्लैंक हो जाएगा वहाँ पे, है ना? मुझे याद ही नहीं आया कि ज्योतिबा फुले ने हाँ, ज्योतिबा फुले ने क्या कहते हैं गुलामगिरी के अलावा और क्या लिखा हुआ है, वो मुझे याद ही नहीं आया, है ना? बाहर याद आ रहा है ना? इवन ये तक याद नहीं आया कि उन्होंने वो क्या कहते हैं सत्यशोधक समाज भी बनाया था। वो सब चीज़ें अंदर याद नहीं आ रही थी, तो फिर जनरल कंटेंट लिखना पड़ा कि भैया पुणे में इन्होंने ऐसा स्कूल खोला, है ना? वुमेन के एजुकेशन के लिए ऐसी-ऐसी चीज़ें की और वहाँ पे हाँ, ठीक है, जो विडोज़ हैं उनको एजुकेशन दी। इस तरीके से जनरल कंटेंट भर के, ऐसा नहीं है कि फिर फुल वो पेज भरा, छोड़ दिया। एग्ज़ामिनर को हिंट दे दिया कि नहीं भाई मैं थोड़ा भूल गया हूँ। ऐसा हो जाता है कई बार। व्हाई? बिकॉज़ यू डोंट प्रिपेयर फॉर मेन्स लाइक द प्रीलिम्स। ऐसा कई बार हो जाता है, तो है ना, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन कोशिश करना है कि जब आपको मालूम ना हो कंटेंट तो ऐसे फालतू में चीज़ें फुल लिस्ट में ना भरें। इससे नेगेटिव इंप्रेशन ये जाता है एग्जामिनर को कि इसने पूरे पेपर में घुसियाँ ही मारी हुई है। अब देखिए, ये 2024 का इनका आंसर है जिसमें इनका सिलेक्शन हुआ, रैंक 1 आया, लेकिन 2024 का भी ये अर्ली फेज़ का आंसर है। तो आप देखेंगे कि इनके 2024 के अर्ली फेज़ में और लेटर फेज़ में जो लेटेस्ट है, मतलब जो इन्होंने एग्जैक्टली लिखा हुआ है, उसमें भी बहुत डिफरेंस है। जैसे क्वेश्चन है, इवेल्युएट द रोल ऑफ सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी इन टर्निंग द ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया इनटू ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया, है ना? इन इंडिया इनटू हाँ ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया। ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया का मीनिंग क्या हुआ कि भारत एक बड़ी एंटिटी है, उसके अंदर छोटा एक ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा है। ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया मीन्स कि भाई इंडिया ही, एक तरीके से ऐसे समझो कि इंडिया ही भारत, ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया ही भारत है और भारत ही ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया है, कि एक ओवर आर्चिंग कंट्रोल इस्टेब्लिश हो जाना, दैट इज़ योर ब्रिटिश एम्पायर। मैं अगर होता तो मैं इसका है ना, इसका हाँ, इसके शुरुआत ही मैं इसी चीज़ से करता कि, है ना, शुरुआत में एक तरीके से ऐसा एक छोटा सा वो बना करके मैं बताता कि ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के फीचर्स क्या थे, कि भैया ब्रिटिश कंट्रोल इन सम टेरिटरीज ऑफ इंडिया, है ना, लाइक बॉम्बे, बंगाल, मद्रास एटसेट्रा। लेकिन ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया मीन्स ओवर आर्चिंग कंट्रोल ओवर प्रिंसली स्टेट्स, है ना, इस्टेब्लिशिंग द हेजेमनी ऑफ द ब्रिटिश रिजीम इन इंडिया बाय द प्रिंसिपल ऑफ क्या कहते हैं पैरामाउंट से, प्रिंसिपल ऑफ पैरामाउंट से इससे इस्टेब्लिश हुई। इसको लाने में फिर आता है कि रोल ऑफ सब्सिडरी अलायंस, है ना, आप ऐसे इसमें बना सकते थे ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया टू ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया। तो फिर दो दो पॉइंट में एक्सप्लेन करते कि आपने इससे क्या समझा, फिर आते कि सब्सिडरी अलायंस का इसमें क्या क्या रोल रहा, है ना। फिर वही चीज़ें कि लॉर्ड जो वेल्जली है उसने इसे इंट्रोड्यूस किया, द स्टेट्स विच साइंड, है ना, हाँ उन्हें अपनी आर्मी छोड़नी पड़नी थी और उनको अपना एक एक जो ठीक है, जो ब्रिटिश रेजिडेंट है उसे स्टेशन करना पड़ता था अपने दरबार में, है ना, जिसका एक ओवर आर्चिंग कंट्रोल होता था इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में भी। फॉरेन पॉलिसी की इंडिपेंडेंस इन्होंने खो दी, ये सब चीज़ें, है ना। और हाँ अब प्रॉब्लम देखो यहाँ पे क्या है, ये क्यों इतना बड़ा कंक्लूजन फालतू में लिखा गया, लिख दिया ना, हैदराबाद हो गया, भरतपुर हो गया, सतारा हो गया, जयपुर हो गया, ये सब चीज़ों ने, है ना, लखनऊ वगैरह, ये सब ने अपना जो है वो, है ना, अवध वगैरह, सब ने अपने अपने वो खो दिए थे, है ना। हालांकि अवध का एनेक्सेशन बाद में काफ़ी हुआ, लेकिन अवध वॉज ऑल्सो अंडर सब्सिडरी अलायंस, समझ रहे हो। तो ये सब जो जो लोग हैं इन्होंने अपने कंट्रोल खो दिए। दिस फर्दर एक्सटेंडेड बाय डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एंड डलहौजी। मैं ये कह रहा हूँ कि इतना बड़ा ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी, आप ऐसे भी लिख सकते, दिस वॉज फर्दर एक्सटेंडेड बाय पॉइंट नंबर 1 डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ऑफ डलहौजी। दूसरा हाँ, आप ऐसे, है ना, प्रिंसिपल ऑफ पैरामाउंट से लेटर ऑन जो आया, है ना। तो इससे एक एक ओवर आर्चिंग कंट्रोल इंडिया में इस्टेब्लिश कर पाए ब्रिटिशर्स। ये अभी भी इसमें ये कमी है इनके आंसर में, लेकिन भाई ये है लेटेस्ट आंसर, इसको पढ़ने का करेगा मन। क्यों? देखो प्रेजेंटेशन देखो, है ना, ये यहाँ पे इसीलिए मैं कहता हूँ प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। मेरा अपना फेलियर ये रहा है कि मेरे से प्रेजेंटेशन हो भी जाए, मेरे से राइटिंग बेटर होती ही नहीं है। राइटिंग एक बार जब बचपन में आपने वो चीज़ें कर ली, जब बचपन में पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया, बाद में आपको कितना भी कोई राइटिंग सिखाए, मेरी राइटिंग ये है भाई, हे भगवान मेरी राइटिंग ये आती है ना, तो कैसे ही उसे वो, ये तो ये भी मैंने संभल के लिखा हुआ है, अदरवाइज़ मेरी राइटिंग ये आती है।
तो राइटिंग पे ध्यान दीजिए, ये भी मेरी इम्प्रूव्ड राइटिंग है ना। संभल कर लिखो तो मेरी कुछ ऐसी आती है ना। तो ये भी इम्प्रूव्ड राइटिंग है। इससे पहले मेरी कुछ ऐसी फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मेरा ऐसा आता था। तो वह कौन ही नंबर देगा, वो उसमें तो 638 मुझे उस टाइम मिल गए, वो भी बहुत ज़्यादा है ना। तो आई डोंट हैव मच होप्स फ्रॉम द थिंग्स। मैंने इस साल भी मेंस दिया हुआ है, लेकिन ठीक है ना। आई एम बिजी विद दिस स्टफ एंड आई कैन डू अदर थिंग्स एज वेल। लेकिन मैं आपको जो सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, वर्क ऑन योर प्रेजेंटेशन, वर्क ऑन योर हैंड राइटिंग इफ पॉसिबल, कैसे भी बाय हुक और क्रुक इम्प्रूव इट। द फॉल ऑफ मराठा एम्पायर रिमूव्ड द लास्ट हर्डल ऑन द पाथ ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटसी। आ गया वो ब्रिटिश पैरामाउंटसी इन इंडिया, कि मराठा एम्पायर जो है लास्ट हर्डल था ब्रिटिश पैरामाउंटसी के लिए। तो आपको ये बताना है पहले कि लास्ट हर्डल, पहले बताना है कि ये लास्ट हर्डल कैसा था, कैसे था, है ना। फिर बताना है कि ब्रिटिश पैरामाउंटसी इससे कैसे इस्टेब्लिश हुई। समझ रहे हो बात को। तो आपको पहले बताना है कि वाई मराठा एम्पायर वॉज द लास्ट हर्डल। मराठा वर द biggest threat to the British expansionist aim in India. Thus, British have eyed since the beginning. Fall of Marathas, है ना। 3 Anglo-Maratha war, फर्स्ट वॉर ट्रीटी ऑफ सालबाई। अच्छा, इन्होंने ये चीज़ें बताई यहाँ, ट्रीटी ऑफ भसीन हो गया, ट्रीटी ऑफ ठीक है, वो थर्ड मराठा वॉर, ये पता नहीं कौन सी ये ट्रीटी इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, वेलफेयर ट्रीटी ऑफ, अरे भाई ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ पे ट्रीटियाँ वगैरह इनका पूरा डिटेल लिख दिया, बजाय इसके कि इसमें चीज़ें कुछ इस तरीके से लिख सकती थी कि मराठा एज द बिगेस्ट थ्रेट टू ब्रिटिश पैरामाउंट से अगर आपको इस्टेब्लिश करना है, तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे, है ना, सबसे पहली चीज़ यहाँ आनी थी कि आप एक मैप बना करके बताते कि मराठा हैड कंट्रोल ओवर अ ह्यूज एरिया। पहला पॉइंट है ना, दिस इस्टेब्लिश्ड मराठा एज ए सिग्निफिकेंट पावर इन नॉर्थ इंडिया। समझ रहे हो। दूसरी बात ये थी कि मराठाओं के जो लीडरशिप थी, मराठा लीडरशिप, ये लीडरशिप भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इनिशियली थी। तो इस वजह से जो है ब्रिटिशर्स के लिए एक बड़ा चैलेंज ये था। बाद में ये चीज़ें आप लिख सकते थे कि 3 एंग्लो मराठा वॉर जो फाइट हुए, है ना, इसके बाद से विथ दिस डिफीट मराठा जो है देवर फोर्स्ड टू साइन द सब्सिडरी अलायंस, है ना। फिर टुवर्ड्स द ब्रिटिश पैरामाउंट से, है ना, इसमें टुवर्ड्स द ब्रिटिश पैरामाउंट से कैसे इससे इस्टेब्लिश हुई, स्टेशनिंग द ब्रिटिश ट्रूप्स इन मराठा एम्पायर। और क्या कहते हैं, जो होलकर थे, ठीक है, उनके लिए जो पेंशन है, पेंशन की व्यवस्था की गई, राइट। तो ये पेंशन, उनको एक पेंशन भोगी बना दिया गया, जो मराठा लीडरशिप थी। तो इससे क्या हुआ कि वो जो थ्रेट है वो ही डिसअपियर हो गया। दिस मेड मराठाज अंडर द ब्रिटिश रूल, दिस पेव्ड द वे फॉर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, है ना, बाद में, एंड दिस क्रिएटेड द वे फॉर, इन्होंने दिस करके और इस तरीके के आंसर को और लिखा भी कैसे जाए, समझ रहे हो। क्योंकि ये कुछ ऐसा आंसर होते हैं जिसमें आप एक ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इस तरीके का पॉइंट वाइज आंसर लिखना इसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, ऑनेस्टली बताएं क्यों। क्योंकि आपको इसमें समझाना है कि फॉल ऑफ मराठा, है ना, ये हुआ कैसे, फिर आपको बताना है कि इससे कैसे ब्रिटिश पैरामाउंट से के गेट्स ओपन हुए, समझ रहे हो। तो ये सब चीज़ें जो इस तरीके से, इसका आंसर ऐसे ही लिखा जाना था, ऐसे ही बिल्कुल जेनरिक पॉइंट्स इसमें लिखे जाने थे, है ना। हालांकि इन्होंने बीच में लिखा है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एटसेट्रा। अच्छी बात इसमें यह है कि इन्होंने शॉर्ट पॉइंट लिखे हैं, है ना। ये होती है लर्निंग। यहाँ से ये 2022 का आंसर यहाँ तक इम्प्रूव करने में 4 साल लग जाते हैं, समझ रहे हो। इसीलिए आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। आंसर राइटिंग कीजिए। मुझे आज भी किसी का मैसेज आया हुआ था, यस आई थिंक कृष्णा का, तो बीच में मैंने कभी बोल रखा होगा कि आंसर राइटिंग के लिए अलग से, ठीक है। अब हाँ, ये जो चीज़ है आंसर राइटिंग डेडिकेटेडली करना बहुत ज़रूरी है। डेली आंसर राइटिंग करना बहुत ज़रूरी है, राइट। और डेली कम से कम 5 क्वेश्चन आप लिखिए, है ना। और इसके लिए मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक इसके लिए आंसर राइटिंग का एक ऐसा कोर्स लाया जाए जिसमें सुबह आप डेली 5 क्वेश्चन लिखेंगे,
इशू क्या होता है आंसर राइटिंग में, जब भी आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं या कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो वो आपको इवेलुएट करके तो देते हैं, लेकिन ऐसे टाइप करके देंगे, या फिर कोई लोग प्रॉमिस करेंगे कि हाँ इवेलुएशन भी होगी, लेकिन वो आपके सामने 1 घंटा बस क्वेश्चन रख देंगे, लिखो और बस खत्म, बात खत्म, है ना। फिर वो डिस्कशन कर देंगे। वो ये बताएंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये नहीं बताएंगे कि आपने जो लिखा उसमें गड़बड़ी क्या है, समझ रहे हो। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए मैं सोच रहा हूँ, है ना, आप अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा, अगर अगर आप ये अभी तक वीडियो देख रहे हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि एक एक कोर्स देखिए, वो पेड कोर्स होगा क्योंकि 3 महीने की इन्वॉल्वमेंट है। आई एम नॉट गोइंग टू डू इट फॉर फ्री, है ना, सिंपल बात है। एक ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि सुबह डेली आंसर राइटिंग हो, लाइव इवेल्युएशन हो, लिमिटेड सीट्स हो, 15 से 20 स्टूडेंट्स ओनली, है ना। अब इसका अगर ऐसे 3 महीने का कोर्स करना है तो अराउंड 5-6 हज़ार रुपये तो आपके लगेंगे ही। वैसे ही आप 17-18 हज़ार रुपये भाई इसके लिए दिए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ के लिए, जिसमें आपको कुछ नहीं और भी मिलता है ना। वो बस आपको ऐसे इवेलुएट करते हैं, गुड, राइट मोर, इतना लिख देते हैं वो, है ना। उसमें आपने इतने पैसे मरा दिए, बजाय इसके कि ऐसी चीज़ों में आप अगर लगाएं तो आप अपना ओपिनियन उसमें दे सकते हैं। और शाम को साथ में इतना ही नहीं, कंटेंट एनरिचमेंट की बहुत स्पेसिफिक कंटेंट एनरिचमेंट की ऐसी वीडियोस, है ना, बहुत बहुत क्रिस्प फॉर्मेट में, कि आपको बस वो वीडियोस देखें, वहाँ से एनरिच्ड कंटेंट उठाएं, केस स्टडीज़ उठाएं, है ना, कीवर्ड्स उठाएं, और बिल्कुल एनरिच्ड पूरा स्टेज सिलेबस कवर करते हुए मैं एक ऐसा, है ना, प्रोग्राम सोच रहा हूँ। इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद दैट, कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। अगर लगता है कि एटलीस्ट 12-15 लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आई विल, है ना, मैं इस चीज़ को फिर इम्प्लीमेंट करूँगा। तो ये बहुत जल्दी ही करके फ़ायदा है तब, है ना, अगले 8-10 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर, ताकि दिसंबर तक हम चीज़ों को कंप्लीट कर भी पाएँ। सो अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।